स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कविन तजान। लॉकडाउन के चलते देश में पिछले कुछ महीने ऑफिस में सन्नाटा रहा और जब धीरे धीरे बंदिशें हटी तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ। और अब लॉकडाउन 4 में हम देख रहे हैं कि ऑफिस खुलने के बावजूद प्राइवेट सेक्टर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अभी भी कायम है। और ऐसे आंकड़े हैं बताते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कई कंपनियां, चाहे वो आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई हो या फिर कॉल सेंटर या फिर कई ऐसे और छोटे छोटे सेक्टर्स हैं जो अभी भी वर्क फ्रॉम होम के कल्चर के साथ अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और न सिर्फ बढ़ा रही है अपने काम को आगे, बल्कि अगले कई क्वार्टर तक और कुछ कंपनियों ने तो अगले 1 साल तक के लिए अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम के जरिए ही अपने काम को आगे बढ़ाएं। ऐसे में भारत में एक बहुत बड़ा सेक्टर था कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का। अगर रियल एस्टेट को देखें तो उसमें दो थी, रहने के लिए जो हाउसिंग होती है वो, और दूसरा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। और ये दोनों बहुत तेजी के साथ पिछले 1.5 दशक देश में आगे बढ़े। लेकिन क्या लॉकडाउन के चलते और इस नए वर्क फ्रॉम होम कल्चर के चलते इस पर आने वाले दिनों में दबाव पड़ सकता है? इस पर असर क्या होगा? चुनौतियां क्या है? और क्या ये फेज जो है वर्क फ्रॉम होम का, अगर ये कंटिन्यू करता है तो फिर ये सेक्टर किस तरीके से रिएक्ट करेगा या कैसे खड़ा होगा? हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नयन रहेजा हैं जो कि डायरेक्टर हैं रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड से। आपका स्वागत है। हमारे साथ आरजी वर्मा है जो कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शिशिर सिन्हा हमारे साथ हैं जो कि सीनियर डेप्यूटी एडिटर हैं द हिंदू बिजनेस टाइम्स से। शिशिर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में रहेजा साहब आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमने देखा इस कोविड को, और जो अभी भी लगातार चल रहा है, हालांकि इसका उस तरीके का जो इम्पैक्ट था वो धीरे धीरे कम जरूर हुआ है, लेकिन इसके चलते वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हुआ। और अब ऐसा लगता है कि कई सारी कंपनियां अगले कुछ क्वार्टर तक इसे कंटिन्यू करना चाहें। क्या इसका सीधा असर कहीं जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी थी, जो रेंटिंग हो रही थी, बड़े बड़े ऑफिस खुले हुए थे, वहां पर आपको लगता है कि पड़ेगा या पड़ रहा है या पड़ सकता है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इफेक्ट ऑलरेडी देखने में आ रहा है। काफी सारी रिटेल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जहां पे रीनेगोशिएशन में लीजेस जा रही हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। और देखिए, ये तो बड़ा अच्छा लगता है सब लोग को। जब तक लोगों को घर से काम करने पे पैसा मिलता है तो सबको बड़ा कंफर्टेबल लगता है। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर की तरफ से सोचें तो उनको नए नए रास्ते इजाद करने पड़ रहे हैं कि किस तरह से वर्क फ्रॉम होम में काम करवा पाएं और एक एफिशिएंट वर्किंग कर पाएं, जिससे कि जिसके लिए कि सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले 2 साल के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे चीजें स्टेबलाइज होंगी। काफी चीजें डिपेंड करती हैं कि आगे कोरोना वायरस का किस तरह से रुख बढ़ता है, क्या ये और ज्यादा सीरियस होता है या ये इसका हमें इलाज मिल पाता है। इसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड करेंगी। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में अगले 2 से 3 क्वार्टर आपको रीनेगोशिएशन और शॉर्ट टर्म लीजेस के अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन आने वाले 2 साल के अंदर ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इसी के साथ साथ जो फ्यूचर लीजेस हैं, अगर हम रिटेल की बात करें या कोवर्किंग स्पेसेस की बात करें, इसके अंदर ऑलरेडी जो भी 2 साल दूर है बिल्डिंग्स, उसके अंदर कोई खास इम्पैक्ट अभी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि तब तक हर किसी का अंदेशा है कि चीजें सॉल्व हो पाएंगी। अगर मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की चीजों की बात करूं तो हमारे पीएम मोदी साहब ने कहा है कि हमें आत्मनिर्भरता के साथ काम करना है। तो इसी को चलते आई थिंक काफी सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो इंक्रीज भी करेगी। काफी सारा बिजनेस है जो चाइना से शिफ्ट भी करेगा इंडिया में। तो ये सारी चीजों को चलते ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में आज से 1-2 साल बाद बिजनेस में और ऑफिस स्पेस में इजाफा देखने को मिले, लेकिन शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट से को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और अब तक जो बुकिंग होती थी, मैं कहूँ कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी जिनको की तैयारी हो रही थी, जिनका पोजीशन नहीं हुआ था, उनमें कोई जो बुकिंग का परसेंटेज था कुछ डाउन हुआ है या एग्जिट इस तरह के कोई ऑप्शन लोगों की तरफ से, कोई पैनिक इस तरह के इन्वेस्टर्स में?
जी, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले बताया कि जो भी प्रॉपर्टी आज से 2 साल दूरी पे है, कंस्ट्रक्शन स्टेज के ऊपर है, वहां पे अभी तक हमें एब्सोल्युटली कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इस टाइम पे प्रेफर कर रहे हैं, जो थोड़ी सी दूरी में है कंस्ट्रक्शन, जो 2 साल बाद तैयार होने वाले हैं, वो इस टाइप की प्री लीज्ड एसेट्स को प्रेफर कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी किराए पे चढ़ी हुई हैं। अब आप कहें कि दुनिया खत्म हो जाएगी, कोरोना वायरस से सब बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमें हमारे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हम इसका इलाज ढूंढ लेंगे अगले 6 महीने या 1 साल के अंदर, या फिर हम सब लोग सीख जाएंगे कि हमें कोरोना वायरस के साथ ही कैसे जीना है। क्या हमें किस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स करने हैं, क्या सैनिटाइजेशन के प्रोसीजर्स रखने हैं, चाहे शॉपिंग मॉल हो चाहे ऑफिस हो, क्योंकि दुनिया तो देखिए अब रुक नहीं सकती है, काम तो आगे बढ़ना है। कंजम्पशन स्टोरी भी इंडिया की बहुत स्ट्रांग है और वर्ल्ड वाइड इंडिया की तरफ इस वक्त सारी नजरें घूमी हुई हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे शिफ्ट हो सकती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी चाहिए। ओके वर्मा सर, इस तरीके से रहेजा बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका बिल्कुल नहीं दिख रहा फिलहाल, और अगले 2 साल के बाद जो प्रॉपर्टीज कंप्लीट होंगी खासतौर पर उनको लेकर भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन मैं 3 बड़े सेक्टर हैं जो अगर आईटी कंपनियों की एक रिपोर्ट बताती है कि फरवरी से और मई के बीच में जो रिपोर्ट है उसमें 92% कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन दिया, और उसके बाद अगले 3 क्वार्टर यानी कि 2021 के अप्रैल तक के लिए उन्होंने फाइनल कर दिया कि वो इसी ऑप्शन पर रहे। इसके अलावा कॉल सेंटर जैसे जो बहुत सारे थे, वहां पर भी कमोबेश इसी तरह के नॉर्म्स और यही रास्ता अपनाया जा रहा है। तो क्या ये कहें कि ये कॉमर्शियल सेक्टर में जो रियल एस्टेट का एक बड़ा ग्रुप कहा जाता है, वहां पर इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों पर दिखेगा, दबाव साफ होगा? वर्मा जी, मैं कि इस तरह की परिस्थिति बनी है अभी, और आने वाले दिनों में भी जो जिस तरह की एक कल्चरल चेंज आ रही है, खास करके ऑफिस के कार्यों के मुतालिक, उसमें जो वर्क फ्रॉम होम की एक कल्चर पहले भी थी लेकिन बहुत ही सीमित तरीके पर थी, ये उभर करके बिल्कुल ऊपर आई है। और हालांकि कोविड के बैकग्राउंड में ये ज़्यादा आगे आया, ये अनुमान लगाया जा रहा है प्राय सभी जगह ग्लोबली ऑल्सो कि ये एक तरह इज हियर टू, ये इसलिए क्योंकि ये बर्ड्स होता, एम्प्लॉयज हो, प्रोडक्टिविटी होता, एक सेक्टर जिसको कि जो जिसपे कि डेफिनेटली ये जिसके लिए हानिकारक होगा वो कमर्शियल रियल एस्टेट डेफिनेटली टू स्टार्ट विथ। अभी शुरू में शुरुआती दौर पे शॉर्ट टर्म, जैसे मिस्टर रहेजा ने भी कहा, इसको अगर हम शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म के नज़र से देखें तो शॉर्ट टर्म में अभी जिस तरह की एक एडजस्टमेंट हो रही है, लोगों का एक की मानसिकता उस तरह की आ रही है कि वो घर से काम करने में भी जो प्रोडक्टिविटी वो उसको तरकीब रखने होंगे, उस तरह के एनालिटिकल स्किल्स रखने होंगे, किस तरह से कंट्रोल। मैं लौटता हूँ वर्मा सर आपके पास दोबारा से। शिशिर, जिस तरीके से बड़ी कंपनियां, खासतौर पर जो मैं 3-4 बड़े सेक्टर कह रहा हूँ, जो कि शायद रेंटिंग में, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना शेयर उनका होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी या ऑफिस, तो ये जो इम्पैक्ट है वर्क फ्रॉम होम कल्चर का, ये किस तरीके से आपको लगता है कि डेंड कर सकता है, या उसका इम्पैक्ट कमर्शियल सेक्टर पर, प्रॉपर्टी पर, रियल एस्टेट पर दिख रहा है या दिखेगा? क्योंकि ज्यादातर कंपनियां अभी भी उसी मोड में, ऐसा लगता है, और कुछ और महीनों तक शायद अगर ये मोड उनके लिए प्रॉफिटेबल रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इसको ज्यादा प्रेफर करें। देखिए कविंद्र भाई, अगर आप देखें तो देश की जो सबसे बड़ी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है उसने अपने कर्मचारियों को कह दिया है, और उनका ये भी कहना है कि ज्यादा बड़ी संख्या में कर्मचारी जो हैं
वो एक लंबे समय तक घर से काम करेंगे। जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो आपको ऑफिस की जरूरत होगी वो कम हो जाएगी, और कई जगहों पर जितना आपको डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है उसके लिए एडिशनल स्पेस चाहिए, तो आप एडिशनल स्पेस लेने को तैयार नहीं। तो एक दोहरी मार वाली स्थिति है। एक तरफ तो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को इंकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो घर से काम करें, और ये आईटी सेक्टर में सबसे कॉमन है। जो जितना मैं समझ पाता हूँ, रहेजा साहब भी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि एक जो बड़ा क्लाइंटेल है रियल एस्टेट सेक्टर का, वो आपका आईटी और आईटीएस सेक्टर है। यदि उस सेक्टर में ज्यादा बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम आ जाता है, तो आप जाहिर सी बात है कि एक बड़ी संख्या में ग्राहक आपके निकल जाएंगे। एक अच्छी बात यह हो सकती है कि जो कंपनियां हमारे देश में आने के लिए हैं, या जिनकी बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, क्या वो इनका सब्स्टिट्यूट बन सकती है, क्या वो इनकी जगह ले सकती है, ये तुरंत कहना तो संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 6 महीने से साल भर के भीतर हम जितनी कंपनियों की बात कर रहे हैं, चाहे वो चीन से आ रही हों, चाहे दूसरे जगहों से, या फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रही हों, वो यदि इनका स्पेस ले पाती हैं, तो जो कमर्शियल रियल एस्टेट का जो एक कह सकते हैं कि घाटा जो है, या जो एक गैप डिमांड और सप्लाई के बीच में बढ़ जाएगा, यानी कि सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगा, उस अंतर को पाटने में कुछ हद तक मदद करेगा। तो मुझे लगता है कि इस समय में एक मिली-जुली तस्वीर है। एक तस्वीर हमारी ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, शायद ज्यादा से ज्यादा कंपनियां जो है खास तौर पे, वो नए ऑफिस स्पेस की डिमांड नहीं करेंगी। लेकिन दूसरी ओर ये भी उम्मीद है कि जो कंपनियां आएंगी हमारे यहाँ, वो इन जगह पर जो डेवलप हो चुकी हैं वो इनको शायद ले लें। तो हम एक कहते हैं ना, जैसे कीपिंग फिंगर क्रॉस वाली कहानी है, कि क्या हम उस जो कुछ भी हमारा सप्लाई एग्जिस्ट करता है वो इनको हम दे पाएंगे नहीं, या वो इनको ले पाएंगे नहीं, वो आती हैं कि नहीं। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मैं इसको एक मिक्स्ड वे में देख रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट नहीं हूं कि सब कुछ जो है वो चला जाएगा और बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा। बड़ा सर, क्या वाकई दोहरी चुनौती भी है कमर्शियल सेक्टर के लिए? पहला तो ये है कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ रहा है, बर्डन कम करना चाहती है कंपनियां, उसका सीधा डेंट कमर्शियल सेक्टर के लिए। लेकिन एसोसिएशन कह रहे हैं कि अब बहुत सारी दुनिया की कंपनियां इस समय नए बाजार, नए ठिकाने तलाश रही हैं, क्या वो इनकी विकल्प के तौर पर तैयार हो सकती है? बदलाव तो आएगा ही, पक्का है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बैलेंस्ड तरह से रहेगा, और जो डायनेमिक्स जो यहाँ बन रही है वो धीरे धीरे करके एडजस्ट करेगी। सो इंडस्ट्रीज, एक तरफ तो कमर्शियल रियल एस्टेट की जो डिमांड है बड़े बड़े बिल्डिंग्स की, जो कि खास करके कंपनियां अपने नाम पे रखना चाहती थी, एक उनके लिए ब्रांड इक्विटी हुआ करता था, वो कल्चर अब धीरे धीरे करके वो खत्म होगा। लेकिन डिमांड दूसरे तरह के बिल्डिंग की डिमांड आएगी, दूसरे तरह की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की डिमांड आएगी, जो कि हो सकता है कि जैसे, जबकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच की बात है, एम्प्लॉयर भी जानते हैं कि उन्हें सूट करेगा, मार्केट इज गोइंग बहुत कॉम्पिटिटिव होगा, इकोनॉमी डाउन रहेगी काफी समय तक, इसलिए सभी अपने अपने कॉस्ट जितनी हद तक हो ऑप्टिमाइज करना चाहेंगे, कॉस्ट रिडक्शन करना चाहेंगे। एम्प्लॉयज को अगर ये सूट करता है कि घर से काम करें और वही प्रोडक्टिविटी दें, इफ नॉट मोर, तो एम्प्लॉयर उनको एनकरेज करेंगे टू वर्क फ्रॉम होम। एक कहीं कहीं ऑप्शन हो सकता है, एम्प्लॉयर कैन गिव द ऑप्शन टू द एम्प्लॉयज, और कई जगह वो मैंडेटरी कर सकते हैं कि आप घर से काम करो। कई जगह ऑप्शन दे सकते हैं कि ऑफिसेज हम रखेंगे, बट उसको एक सीमित थोड़े रीजन के लिए, कभी मीटिंग्स हुए, कई सभी को बुला करके सभा करने की जरूरत पड़ी, उस तरह की बिल्डिंग, उस तरह के जो कल्चर है वो डेवलप करेगी। ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि जो शिफ्ट इन डिमांड आएगी वो मूव अवे करेगी फ्रॉम अभी जो एग्जिस्टिंग और शायद आपकी आवाज फिर चली गई, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। वैसे रहेगा, दो चीजें हैं जो कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि फोकस होंगी या चिंता होगी आप लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए जो कि इस सेक्टर में एक बड़े मैं कहूँ कि प्लेयर के तौर पर। पहला ये कि खासकर मेट्रोज में शायद वो डिमांड का फर्क आएगा, जैसे शिखर ने कहा कि आंकड़े बहुत साफ नहीं है कि कॉल सेंटर या आईटी सेक्टर या इस तरह की जो
कंपनियां हैं वो रेंटिंग में कितना आप लोगों को हिस्सा देती हैं, यानी कि कितना फीसदी वो लोग रेंटिंग में काम कर रही थी, उसमें कितना बदलाव हो गया? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा शायद ऐसा लगता है कि फोकस वो कंपनियां कर रही है वर्क फ्रॉम होम के लिए अपने खर्चों को कम करने की। और दूसरा, किस तरीके से जो नया मैं कहूँ कि कल्चर डेवलप हो रहा था कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर या रेंटिंग को लेकर, इसके विकल्प के तौर पर वो क्या क्या ऑप्शन है जो कि आपको लगता है कि शायद आगे ज्यादा फ्लोरिश कर सकते जी, मैं आपका दूसरा वाला सवाल जो है उसका पहले जवाब देना चाहूंगा। तो ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ महीने से, जैसे कि मैंने आपको बोला, जो भी प्रॉपर्टी 2 साल दूरी पे है और प्री लीज्ड है, इसमें इनफैक्ट हम इजाफा देख रहे हैं इस वक्त। इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का ज्यादा है बिकॉज वो शॉर्ट टर्म रिस्क नहीं लेना चाहते, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कैपिटल प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरा, वो इस तरह के विकल्प देख रहे हैं जो इंडिपेंडेंट प्लॉटेड टाइप की डेवलपमेंट्स होती हैं, जैसे कि आप एससीओ टाइप की डेवलपमेंट्स देखते हैं, शॉप कम ऑफिस, जिसके अंदर उनको एक इंडिपेंडेंस मिल जाता है, एक सोशल डिस्टेंसिंग, पार्किंग के नॉर्म पे और इवन एंट्री एग्जिट के नॉर्म के ऊपर। तो इस टाइप के अंदर हम काफी इंटरेस्ट देख रहे हैं। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी का लॉस होगा वो रेजिडेंशियल का गेन जरूर हो सकता है, क्योंकि इस दौरान जो लॉकडाउन हुआ है इसमें काफी लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि जी रेंटेड प्रॉपर्टी में जो रह रहे हैं और अपने मकान मालिक के साथ झगड़ा हो रहा है रेंट को लेके कि देना है या नहीं देना है या कम देना है और सरकार इसके ऊपर क्या कहती है, उन्होंने पहली बार रियलाइज किया है कि अपना मकान अपना होता है, एक छत अपनी एटलीस्ट अपनी जीवन में बनानी चाहिए लोगों को। तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स में मेरे को ऐसा लगता है कि इजाफा देखा जा सकता है। इसके ऊपर से आरबीआई ने जो इंटरेस्ट के ऊपर रिडक्शन भी किया है 40 बिप्स का 2-3 दिन पहले, और इसके अलावा भारत सरकार ने सीएलएसएस में एक्सटेंशन किया है जो कि एक सब्सिडी स्कीम होती है होम लोन्स के ऊपर। इसके चलते सरकार भी चाहती है कि लोग जो है वो रेंटल की जगह अपना पहला मकान खरीद पाए। और जो मकान लोग खरीद रहे हैं उसके अंदर रेजिडेंशियल के अंदर 2-3 चीजें हैं जिसमें हमें अच्छा इंटरेस्ट दिख रहा है। एक तो अफोर्डेबल के अंदर अच्छा इंटरेस्ट हमें नजर आ रहा है। दूसरा, फार्म हाउस टाइप की स्कीम्स के अंदर अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है जो कि थोड़ी सी कट ऑफ होती हैं आबादी से और एक नेचर से आपको कनेक्ट करती हैं। जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल, उसके अंदर इंटरेस्ट दिख रहा है, जिसके अंदर स्पेशली कोई ना कोई ऐसी जगह हो जहां पे उनका वर्क फ्रॉम होम मल्टीपर्पज रूम या ऑफिस, होम ऑफिस टाइप का बन पाए। तो इन सब चीजों के अंदर हमें अच्छा इंटरेस्ट इस वक्त नजर आ रहा है। तो क्या आप ये आपको लगता है कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में डाउन होगा या फिर वहां पर जो डेंट पड़ेगा रेंटिंग को लेकर, या बड़ी कंपनियां अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर को आगे बढ़ाती हैं उसके विकल्प के तौर पर ये भरपाई कर लेंगे, या फिर उनका शेयर, जिन कंपनियों में सेक्टर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कॉल सेंटर हो या आईटी सेक्टर हो, वह उनका शेयर काफी ज्यादा है कहा ही जा रहा है, जिसके चलते उसको भरपाई करना थोड़ा मुश्किल होगा? देखिए, मेरा मानना है कि काम तो होना ही है, अब काम का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। हमारी भी अगर हम अपनी कंपनी की बात कर रहे हैं तो हम भी ऐसे विकल्प ढूंढ रहे हैं कि जो चीज के हम एक फिक्स्ड कॉस्ट देते थे कि क्या हम उसको एक आउटसोर्सिंग मॉडल में ले सकते हैं। तो ठीक है, अगर 20 लोग जो है वो घर से काम करना चाहते हैं, लेकिन उसको हम आउटसोर्सिंग परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल के साथ लिंक करें, क्योंकि ये बात तो सच है, आपने लॉकडाउन में महसूस की होगी, शुरू के 1 महीने एफिशिएंसी हर किसी की गिर चुकी थी बहुत बुरी तरह से, और कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल डर से भी होता है। धीरे धीरे आई थिंक लोगों की एफिशिएंसी अब बढ़नी शुरू हुई है, बट नए नए विकल्प के तौर पे चीजें भी आ रही हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कॉल सेंटर रिलेटेड चीजें हैं तो उसमें आप सॉफ्टवेयर से घर से भी ट्रैक कर सकते हैं चीजों को। तो आई थिंक हम ह्यूमैनिटी अपने रास्ते जो है वो खुद ही बना रही है, काम कम नहीं होगा, बस काम करने का तरीका बदल जाएगा। शिशिर, जिस तरीके से मिस्टर रहेजा कह रहे हैं कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर वहां पर डेंट पड़ता भी है तो इसकी भरपाई तो नए सेक्टर कर सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा, और खासतौर पर अगर हाउसिंग की बात करें, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो इसकी भरपाई कर सकते हैं। क्या ये विकल्प है? लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन के बाद या इस कोरोना महामारी के बाद ओवरऑल सेक्टर में भी इसका डेंट पड़ सकता है, यानी कि हाउसिंग भी इससे अछूती नहीं रहेगी। देखिए, 2 पहलू है। पहला तो ये है कि क्या इस समय लोगों की प्राथमिकता में है कि वो घर खरीदें।
खास तौर पे उन लोगों की जो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, जिनके पास संसाधन जो है वो सीमित है, तनख्वाह में कटौती की जाए, तो क्या उनके पास इतने पैसे उपलब्ध हैं कि वो घर के लिए निवेश कर सके या 15 साल 20 साल के लिए ईएमआई में बंध सकें? शायद इसका जवाब ना में होगा, क्योंकि इस समय में इतना बड़ा कोई जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। लेकिन वहीं पे एक अच्छा पहलू ये है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट देखें होम लोन का, तो अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसका अगर मैं आपका होम लोन का रेंज देखूं, तो जो नए वाले हैं उनका 7 से 7.4 7.8% के बीच आता है। ये सैलरीड क्लास के लिए मैं कह रहा हूं मैं। अब हमको ये भी समझना चाहिए कि 1 अक्टूबर 2019 के बाद जब ये एक्सटर्नल बेंचमार्किंग सिस्टम शुरू हो गया है, तो जो भी रेपो रेट में बदलाव होता है, इसका फायदा 3 महीने में कम से कम एक बार जो है वो ग्राहकों को मिलता है। तो इससे एक लोगों के लिए घर खरीदने के लिए जो सहूलियत होनी चाहिए ब्याज दर के मामले में, वो हो गई है। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपका रेपो रेट घटता जा रहा है, लेकिन होम लोन पे इंटरेस्ट रेट नहीं घट रहा है, क्योंकि उसका सिस्टम जो है वो अलग अलग था। 1 अक्टूबर के बाद ये चीजें बदली है। तो मुझे लगता है कि जो घर के लिए एक दिक्कत होगी, जैसा मैंने कहा कि खासतौर पे जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं या जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, जिनके पास संसाधन बहुत सीमित हैं, वो क्या घर को प्राथमिकता में रखेंगे? लेकिन जिस तरह की परेशानियां, जिस तरह की दिक्कतें आई हैं, और उसके साथ साथ 2 सहूलियतें, एक तो ब्याज दर पे, और जो क्रेडिट लिंक्ड जो सब्सिडी स्कीम है, जो 6 लाख से 18 लाख रुपए तक की कमाई वालों के लिए दी जाती है, उसमें उनका फायदा मिल पाएगा, तो वो उनके लिए एक आकर्षक हो सकता है। तो थोड़ा भी संसाधन हो तो वो उस संसाधन का इस्तेमाल एक जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसे असेट को बनाने में कर सकते हैं जो लंबे समय तक उनका साथ दे सकता है। लेकिन क्योंकि एक जो संशय की स्थिति है शिशिर, वो ये भी है कि इस कोरोना महामारी के चलते बहुत सारी कंपनियों में जो एम्प्लॉय हैं उनकी जॉब पर खतरा है। और ऐसे में जो दोहरी मार मैं कहूँ, रियल एस्टेट सेक्टर में कॉमर्शियल वर्क फ्रॉम होम के चलते और एम्प्लॉय का भविष्य अनिश्चित है नौकरी को लेकर, इसलिए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं वहां पर भी इसकी मार पड़ सकती है, उसका असर हो सकता है। बिल्कुल होगा। और मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि एक ये बात जरूर है कि क्या हमारे लिए घर खरीदना इस समय प्राथमिकता में है कि नहीं। अगर आप किसी से पूछिए जिसकी नौकरी चली गई हो, या जिसकी तनख्वाह में 40% तक की कमी हुई हो, या 50% तक की कमी हो, शायद उसकी प्राथमिकता में नहीं होगी। लेकिन जो मैंने कहा कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको इनकरेज करते हैं, जो प्रोत्साहित करते हैं, और खास तौर पे जब आप महानगरों में रहते हैं और किराए के घरों में रहते हैं, और जो परिस्थितियां रही हैं, उन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं अहम को चोट लगी है। वहां पर एक कोशिश ये होगी कि काश बन जाए। तो संसाधन अगर आपके पास उपलब्ध है, कुछ ऐसी जमा पूंजी है, तो आप इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक आखिरी विकल्प होगा। पहला विकल्प जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये प्राथमिकता में, घर खरीदना प्राथमिकता में आ जाए, इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर सकता। मिस्टर रहजा, ये महामारी क्या रियल एस्टेट के लिए वाकई, और खासतौर पर कॉमर्शियल कहूँ या रेजिडेंशियल कहूँ, चैलेंज बड़ा है, चुनौतियां बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए? जी, मैंने आपको जैसे बताया, जो भी चुनौती हम अभी देख रहे हैं, अभी शॉर्ट टर्म में ही इसको देख रहे हैं। और देखिए, हम ऑप्टिमिस्ट लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारा देश और पूरी दुनिया इस मुसीबत का सामना भी करे और इससे जूझ के लड़के जीते भी। तो हम तो फॉरएवर ऑप्टिमिस्ट लोग हैं, हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी कोई ना कोई इसका इलाज निकाल पाए, हमारा इतना बड़ा देश है। शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस हैं, लेकिन हम हेड ऑन और उसको पूरे जोश के साथ उसका सामना कर रहे हैं, जो भी देखने में आ रहा है। बाकी आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगह एफिशिएंसीज बढ़ भी रही हैं, जैसे कि हमने बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस को देखने के अब नए तरीके, नए विकल्प आ रहे हैं कि क्या हम आउटसोर्सिंग मॉडल देख सकते हैं ज्यादातर चीजों का। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों में कटौती या सैलरी में कटौती करने की बात सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम एफिशिएंसी कैसे बढ़ा पाएं। वही काम जो हम एक फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर करते थे, क्या हम उसको काम के परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर कर पाए। देखिए, जो आदमी इनएफिशिएंट है उसका कहीं गुजारा नहीं है, और जो एक चीज का लॉस है वो किसी का फायदा भी है। आप देखें तो फार्मा सेक्टर उठेगा, आपका मेडिकल सेक्टर उठेगा, आपकी 10 तरह की और चीजें हैं। हो सकता है कि ऑटोमोबाइल कटौती हो, लेकिन 10 तरह की और चीजें उठेंगी भी जहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी भी। आप रिटेल में देखें तो आप कितना ऑर्डरिंग इस टाइम पे चल रहा है, लोग अगले 2-2, 3-3 महीने की, 6-6 महीने की चीजें आज ही खरीद के रख रहे हैं, स्टॉकअप कर रहे हैं,
रिटेल में इस टाइम पे एसेंशियल आइटम्स के ऊपर काफी अच्छा बूम चल रहा है, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट हो सकता है बढ़े भी। तो उसको सिर्फ एक तरफ से देखना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, पूरा ओवरऑल देखना चाहिए हमें। और दो बातें और मिस्टर रैजा की, जैसे कि सरकार ने भी अनाउंस किया है कि जो अब श्रमिक वर्ग हैं बड़े बड़े शहरों में या फिर मेट्रोज में जो काम के लिए आएंगे या फैक्ट्रियां जहां पर होंगी, उसके आसपास लेबर के लिए हॉस्टल बनाने की बात हो रही है, जिसको कि पीपीपी मॉडल यानी कि आप लोग मिलकर सरकार के साथ बना सकते हैं। क्या एक नए विकल्प के तौर पर यह है? और दूसरा कि मैं देख रहा था कि दुनिया में कुछ देशों में ऐसा है जहां पर हाउसिंग और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसका मॉडल कुछ इस तरीके से है कि लोग उसको वर्क फ्रॉम होम की तरह रखते हैं, वॉक करते हुए घर से जाते हैं, ऑफिस बगल में है, वो स्पेस इतना ज्यादा है कि वहीं पर कंपनियां अपने ऑफिस को तैयार करती हैं, उसी फरमाइश पे वो लोग रहकर काम भी करते हैं। कुछ इस तरह के मॉडल्स भी आपको लगता है कि आफ्टर कोविड एरा यहाँ पर हम देख पाएंगे? आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। ये ऑलरेडी एक ऑप्शन क्या है, मैं मानता हूं कि ये अब एक स्टैंडर्ड बन जाएगा इंडस्ट्री के लिए। हम लोगों ने तो इसको इम्प्लीमेंट करना ऑलरेडी चालू कर दिया है। जितनी भी लेबर है, साइट स्टाफ है, साइट रिलेटेड चीजें हैं, वो सब चालू हो चुकी हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है साइट पे। लेकिन हमने सारे लोग को बोला है, लेबर तो हमारी पहले ही साइट के अंदर ही रहती थी, लेबर कैंप्स के अंदर, और जो कि प्रॉपर उसमें हम सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग ये सारी चीजें मेंटेन करके रख रहे हैं। पर अब हमने साइट स्टाफ को भी यही बोला है कि आपको साइट के ऊपर ही रहना है। और जिस तरह की आपने बोला रेंटल हाउसिंग है, इसमें भी सरकार ने एकदम सही कदम उठाया है। मेरे को लगता है इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं कि जब तक किसी भी साइट पे या इंडस्ट्री के ऊपर काम चल रहा है, लोगों को वहीं पे उन हाउसिंग वॉक टू वर्क टाइप का एक कल्चर क्रिएट किया जाए, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे आने वाले 2 साल हमें जूझना है या इसी तरह रहना है, तो माइट एज वेल इसका एक ऑप्शन निकालें और कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन लेके इसको चलें। मटेरियल अंदर आता है, उसको स्प्रे करके अंदर लाएं। आदमी अंदर या बाहर जाता है, उसको कम से कम ऑप्शंस दें अंदर बाहर जाने की। ओके ओके, वर्मा साहब, तो सवाल ये उठता है कि जैसे कि मिस्टर रैजा कह रहे हैं कि वो अभी भी उम्मीद है कि इस तरीके से नई चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन नए विकल्प भी सामने आएंगे, नए ऑप्शन भी सामने आएंगे, नए मॉडल सामने आ सकते हैं। रास्ते क्या कुछ और हो सकते हैं अगर इस सेक्टर के लिहाज से देखें? और अगर इस सेक्टर पर असर पड़ता है तो उसका ओवरऑल रियल एस्टेट पर, लैंड के रेट पर और इकोनॉमी पर उसका संबंध क्या होगा? ये मिस्टर रैजा से मैं सहमत हूं कि जो नई परिस्थिति बन रही है उसमें केवल एम्प्लॉयमेंट लूज करने की बात नहीं है या कटौती करने की बात नहीं है। कई नए नए सेक्टर्स आएंगे, नई प्रतिक्रियाएं आएंगी, नए एक्टिविटीज आएंगे, जिसके वजह से जहाँ पे डिमांड ज़्यादा बनेगी तो एक तरह से कॉम्पेंसेशन होगी इसकी। एक शेयरिंग हो सकती है जहाँ पे लेबर की डिमांड या वर्कर्स की डिमांड कम होगी, या जो एम्प्लॉयज की डिमांड तरीके काम करने, लेकिन कई साथी कई इस तरह के जहाँ पर भी एक नई डिमांड बनेगी और वहाँ से नए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो मैं मानता हूँ कि शॉर्ट चैलेंज ज्यादा रहेगी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन रही है, जो कि हमारा देश इस स्टेज पर है विकास के दौर में, जहाँ पे कि नई अपॉर्चुनिटीज अनगिनत आ सकती हैं। और ये एक माहौल ऐसा बन रहा है जिसमें कि अगर कोविड की जो सोल्यूशन मिल जाती है, उससे या उसके बावजूद नई जो लर्निंग्स हुए हैं, जो नए लेसन्स सीखे गए हैं, उसके लिहाज से हमारे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज नए नए जरूर उभर करके आएंगी और एक तरह से वो कॉम्पेंसेट करेंगी कि एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे कट रहे हैं वो उसके लिए ये कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट होगा। तो दोनों मिल मिला करके देयर इज डेफिनेटली अ मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ फीलिंग हमारे लिए। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जितनी बड़ी हमारी बिजनेस जिस तरह की है उसमें एक तरह की बदलाव आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी फाइनेंशियल सेक्टर इस बदलाव को अपने आप में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी या सर्विस नहीं कर पाएगी। दो बातें आपने कही कि एक कमर्शियल रियल एस्टेट और रेजिडेंशियल हाउसिंग की। रेजिडेंशियल हाउसिंग
क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं माफी चाहूंगा सर। एक्चुअल डिमांड जो कहा जाए हाउसिंग, ये रेजिडेंशियल हाउसिंग अगर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ लॉकडाउन और पीरियड वो कहीं ज्यादा विदाउट कॉम्प से होता करेगी होता है तो अब तो बहुत ज्यादा नुकसान या असर नहीं होगा इस सेक्टर पर, लेकिन अगर ये लंबा खिंचता है तो फिर विकल्प के तौर पर जो नया ऑप्शन है उसकी तरफ इस सेक्टर को निकलना होगा। लेकिन इकोनॉमी पर इसका असर अगर शिशिर में संक्षेप समझना चाहूँ, क्या देखते हैं इसका? देखिए, रियल एस्टेट एक ऐसा या कंस्ट्रक्शन एक ऐसा एरिया है जो लगभग 400 तरह की आर्थिक गतिविधियों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। तो अगर इसमें किसी भी तरह की गिरावट होती है या सुस्ती आती है या मंदी का माहौल बनता है तो वो 400 तरह की गतिविधियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होती हैं। अब सबसे बड़ी बात हमारे देश में रोजगार की बात आती है। रोजगार जितनी बड़ी संख्या में ये सेक्टर प्रोवाइड करता है किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर मैं सीमेंट की बात करूं, सीमेंट की डिमांड बनती है, आयरन एंड स्टील की डिमांड बनती है, पेंट की डिमांड बनती है, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और बहुत सारे गुड्स हैं। तो इस वजह से रियल एस्टेट सेक्टर का, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, चाहे वो आपका रेंटल एक्टिविटी के लिए हो, अफोर्डेबल के लिए हो, किसी भी सेगमेंट के लिए हो, उसका बढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे इकोनॉमिक साइकिल को बढ़ाने में उसका एक बड़ा योगदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि असल में कोविड के बीच में लॉकडाउन के चलते वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन के बाद रियल सेक्टर में, खासतौर पर कमर्शियल प्रॉपर्टी में इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, भविष्य में किस तरीके का दबाव होगा और विकल्प के तौर पर ये सेक्टर कहां पर अपनी नजरें टिकाए हुए है और इसका असर इकोनॉमी पर क्या पड़ने वाला है। आप तीनों का शुक्रिया। नमस्कार।